अनिल तानाजी, उम्र लगभग 54 वर्ष। अचानक इनकी धर्म पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। अनिल तानाजी अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अनिल तानाजी की 2 बेटियां भी रहती हैं। वो दोनों बेटियां जवान रहती हैं। अनिल तानाजी के साथ दोनों बेटियां भी हॉस्पिटल पहुंचती हैं और अपनी मम्मी के लिए परेशान हो रही होती हैं, रो रही होती हैं। अनिल तानाजी अपनी दोनों बेटियों को, जिनमें से एक का नाम किरण रहता है, दूसरी का नाम कंचन रहता है, अनिल तानाजी अपनी बेटियों को दिलासा देते हैं कि उनकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। अनिल तानाजी से कहते हैं कि आप 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए। अनिल तानाजी घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब एक कोने में प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है। अनिल तानाजी को किनारे लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, जल्द से जल्द आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा क्योंकि आपकी पत्नी की किडनी फेल हो चुकी है। अनिल तानाजी कांपते हुए हाथों से डॉक्टर साहब को पकड़ते हैं और उनका हाथ पकड़ करके बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, आप हमारी किडनी निकाल कर हमारी पत्नी को लगा दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पत्नी के शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है और अगर ऐसे में हमने किडनी लगाई और वो फेल हो गई तो फिर ऐसे में आपके भी जीवन के लेने के देने हो जाएंगे। इसलिए आप अगर उसे खरीद लें तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो दान कर जाते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो हम तुरंत आपकी पत्नी का ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अनिल तानाजी घबराहट के मारे, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो इतने पैसों का इंतज़ाम करें तो कैसे करें, इसलिए जो अपना वो निजी मकान रहता है, पुश्तैनी मकान रहता है, जिसमें रहते हैं, उसे ही वो गांव के ज़मींदार को गिरवी रख देते हैं। ज़मींदार उन्हें 2.5 लाख रुपए देता है। 2 लाख रुपए अनिल तानाजी हॉस्पिटल में जमा कर देते हैं और 50,000 रुपये जिससे वो अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे होते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं। कुछ घंटे बाद अनिल तानाजी डॉक्टर से कहते हैं कि क्या अब उनकी पत्नी खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, अब ऐसे ही समय बीतता है। 3 दिन बाद अनिल तानाजी की पत्नी को होश आता है। जैसे ही होश आता है, अनिल तानाजी अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं। अनिल तानाजी की पत्नी, उनकी तबीयत पूरे तरीके से सही लग रही थी। वो बातचीत कर रही थी, अपनी बेटियों को पूछ रही थी। पिता अपनी दोनों बेटियों को बुलाते हैं। माँ अपनी बेटियों से बात करती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक अनिल तानाजी की पत्नी की तबीयत खराब होने लगती है। अनिल तानाजी और उनकी बेटियां दौड़ते भागते सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर आते हैं। वो उनकी पत्नी का इलाज दोबारा से शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर अनिल तानाजी की पत्नी को बचा नहीं पाते। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, इमरजेंसी वार्ड से अनिल तानाजी और उनकी बेटियां दौड़ते हुए जाती हैं और डॉक्टर साहब से तबीयत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके, हमने पूरी कोशिश की। अब जैसे ही अनिल तानाजी की दोनों बेटियां अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सुनती तो वो अपना आपा खो देती हैं। अनिल तानाजी जो पूरे तरीके से टूट जाते हैं, लेकिन उनके आगे उनकी 2 बेटियां रहती हैं जिन्हें वो किसी तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं। अनिल तानाजी के रिश्तेदार भी वहां पहुंच जाते हैं। शव को घर लाया जाता है। अंतिम संस्कार होता है।
अब चूंकि अनिल ताना जी जिनका कोई पुत्र नहीं रहता है, इसलिए बेटियां ही अपनी मम्मी को मुख अग्नि देती। अनिल ताना जी का हंसता खेलता परिवार चंद दिनों के भीतर ही किस तरीके से बिखर जाता है, टूट जाता है, ये केवल वही समझ सकता है जिसके परिवार के मुखिया बिना किसी उम्र के, बिना किसी वजह के इस दुनिया से गुजर गया। मौत एक उम्र की सीमा में अच्छी लगती है, बुढ़ापे में अच्छी लगती है। जब घर का मुखिया, चाहे वो माँ हो या पिता हो, सब कुछ निपटा ले, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, तभी मौत अच्छी लगती है। ऐसे बीच मझधार में सब कुछ छोड़कर चले जाना, जिससे परिवार पूरे तरीके से बिखर जाता है। अब इधर अनिल ताना जी जिनकी बेटियां 10वीं पास कर चुकी रहती हैं, गांव वाले कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी पत्नी भी नहीं रही है, बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, तुम तो बाहर काम काज को चले जाते हो, ऐसे में कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए बेटियों की शादी कर दो। अनिल ताना अपनी बेटियों के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। अब उन्हें रिश्ते मिल भी जाते हैं। 2 सगे भाई रहते हैं, दोनों ही ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चला करके वो अपने पूरे परिवार का पेट पाल रहे होते हैं। अब अनिल ताना जी लड़के के परिवार के पास जाते हैं, अपनी लड़कियों की बात करते हैं। लड़के के परिवार वाले कहते हैं कि देखिए हम आपकी एक बेटी से शादी कर सकते हैं, दोनों बेटियों से हम शादी नहीं कर सकते। अनिल ताना जी कहते हैं कि ठीक है, आप आकर के एक बार हमारी दोनों बेटियों को देख जाइए। अब जो लड़कों के परिवार वाले रहते हैं वो अनिल ताना जी के घर आते हैं, लड़कियों को देखते हैं। परिवार को दोनों बहनें पसंद आती हैं, उन्हें लगता है कि इससे अच्छी लड़की उन्हें अपने दोनों बेटों के लिए शायद नहीं मिल पाएगी, इसलिए मंगनी पक्की कर देते हैं। अनिल ताना जी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। अब ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी की तरह वो भी अचानक इस दुनिया से चले जाएं और उनकी बेटियां अकेली रह जाएं। इसलिए अब वो लड़कों के परिवार वालों का मुंह मीठा करते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है, शादी की तारीख भी तय हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से अनिल ताना जी की बेटियां, अनिल ताना जी की दोनों बेटियां किरण और कंचन की विदाई होती है। वो दोनों हंसी खुशी कुशल मंगल अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। ससुराल में किरण और कंचन का भव्य स्वागत होता है। अब उन दोनों को दूल्हे के कमरे में बैठा दिया जाता है। कंचन और किरण अपने अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आज उन दोनों का मिलन रहता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। किरण और कंचन जब सुबह होती है तो वो दोनों पसीने से भीग चुकी होती है। वो फ्रेश होने जाते हैं ताकि बाकी रस्मों को अदा कर सके। कंचन और किरण को वो सुख मिल रहा होता है, इसलिए वो अपने ससुराल में बेहद खुश रहती हैं। वो अपने पिता से बहुत दूर चली जाती हैं। एक लड़की शादी के बंधन में इसलिए बंधती है ताकि उसे पति सुख मिल सके। किरण और कंचन जिन्हें वो सुख मिल रहा होता है, लेकिन इधर किरण और कंचन के पिता रतन ताना जी जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगती है क्योंकि अब वो घर पर अकेले ही रहते हैं। पत्नी का देहांत हो चुका है। दोनों बेटियां उन्होंने शादी कर दी क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी। अब उन्हें किसी पुरुष की पति की आवश्यकता थी। रतन टाटा जी जिनके पेट में अक्सर दर्द रहा करता है, वो बिस्तर पर ही रहते हैं। पड़ोसी जब भी रतन ताना जी की कराहने की आवाज़ सुनते हैं तो वो उनके घर में जाते हैं, उनकी तबीयत पूछते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। लेकिन आखिर पड़ोसी और रिश्तेदार कब तक रतन ताना जी की मदद करने आते हैं क्योंकि उनका भी अपना घर है, परिवार है। अब ऐसे में जो पड़ोसी रहते, रिश्तेदार रहते हैं, वो रतन ताना जी से कहते हैं जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष रहती है कि शादी कर दीजिए। रतन ताना जी कहते हैं कि भला इस उम्र में हमें कौन लड़की मिलेगी और कौन सा परिवार हमें अपनी लड़की देगा। रतन ताना जी के रिश्तेदार और पड़ोसी कहते हैं कि देखिए
लड़की खोजने में किया जाता है। अगर कोई आपके भाग्य में लिखी होगी तो मिल ही जाएगी। अब रिश्तेदार और पड़ोसी रतन ताना जी के लिए लड़की खोजने लगते हैं। एक लड़की मिल भी जाती है जो कि रतन ताना जी की बेटी की उम्र की ही रहती है। उसकी किसी कारणवश शादी नहीं लग पा रही थी, नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो परिवार रहता है वो रतन ताना जी से अपनी लड़की, जिसका नाम राधिका रहता है, शादी फिक्स कर देता है। अब बहुत ही हल्के फुल्के में रतन ताना जी की शादी राधिका से हो जाती है। आज रतन ताना जी और राधिका की शादी की पहली रात रहती है। अब रतन ताना जी अपनी पत्नी राधिका के पास जाते हैं, सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधिका कोई ना कोई बहाना बना देती है। रतन ताना जी को भी लगता है कि हो सकता है उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा थक गई हो, इस वजह से रतन ताना जी भी सो जाते हैं। दूसरे दिन भी वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी इस बार भी मना कर देती है। ऐसे तीसरे दिन भी वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी पत्नी मना कर देती है। ऐसे ही पूरा मई निकल जाता है, जून आ जाता है, लेकिन पत्नी जब भी रतन ताना जी उसके पास जाते, नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, तो राधिका उनकी पत्नी गुस्सा जाती है और गुस्सा करके वो वहां से हट जाती है। लेकिन अनिल ताना जी अपनी कोशिशें करते रहते हैं। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब ऐसे एक रात अनिल ताना जी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी भी खाना खा चुकी थी, वो सोने की तैयारी कर रही होती है। तभी अनिल ताना जी उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी राधिका वहां से चली आती है। अब अनिल ताना जी परेशान कि वो करे तो करे क्या, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बेड पर लेटे लेटे ही वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बेड पर लेटे लेटे ही अपनी पत्नी राधिका के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो उन्हें ऐसा क्यों नहीं करने देती है। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उनकी बेटियों की उम्र की है और उनकी उम्र लगभग 54 वर्ष है, तो हो सकता है वो शर्मा रही हो। यही सब वो सोच रहे होते हैं। अभी सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जो राधिका रहती है वो एक कुल्हाड़ी लेकर के आती है और अपने पति अनिल ताना जी के सर पर कई बार करती है, जिससे मौके पर ही अनिल ताना जी की मौत हो जाती है। जैसे ही अनिल ताना जी इस दुनिया से चले जाते हैं, राधिका जब अपने होश में आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसने ये क्या अनर्थ कर दिया। वो अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। जैसे रिश्तेदार ये सुनता है तो वो तुरंत थाने पर फ़ोन करता है, पुलिस को सूचना देता है, ये गांव है, यहाँ पर एक आदमी का कत्ल हो गया है। पुलिस वाले अनिल ताना जी के घर पहुंचते हैं, वहां से राधिका को अरेस्ट करते हैं। अब नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को हुए मात्र मुश्किल से 1.5 महीना हो रहा होगा, वो दुल्हन जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। क्या राधिका के पास कोई और रास्ता नहीं था? उसने आखिर ये गलत रास्ता ही क्यों चुना? क्या वो अपने पति अनिल ताना जी से डाइवोर्स नहीं ले सकती थी? क्या कत्ल करना ही एकमात्र रास्ता बचा होता है महिलाओं के पास? तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, श्रेष्ठिका, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना थी महाराष्ट्र जिला शांगली की। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा।